अगला जो हमारा टॉपिक है बुद्धि मापन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बुद्धि का मापन करना ही क्या कहलाता है? बुद्धि मापन कहलाता है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब किया था? 1885 ईस्वी में। फ्रांसिस गाल्टन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। और तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1885 ईस्वी में किया था। मैंने आपको बताया बुद्धि का मापन करना ही क्या कहलाता है? बुद्धि मापन कहलाता है। व्यक्ति में व्यक्ति में बुद्धि के स्तर का पता लगाने के लिए बुद्धि मापन का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि क्या होती है? हमारी अमूर्त होती है। अमूर्त का अर्थ क्या होता है? जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे व्यवहार में आती है। समझे? ठीक है, अमूर्त है। ठीक है, मैंने कहा बुद्धि क्या है? एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है, यानी कि बुद्धि को हम ना तो देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही नाप सकते हैं और ना ही तौल सकते हैं। परंतु यह कहना उचित नहीं है कि हम बुद्धि का मापन नहीं कर सकते। बुद्धि को मापना एक आसान काम तो नहीं है, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने कुछ बुद्धि परीक्षण के जिसके माध्यम से हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? बुद्धि को माप सकते हैं। ठीक। बुद्धि मापन होता क्या है, पहले ये समझिए। बुद्धि मापन क्या होता है? बुद्धि मापन में हम मनुष्य के या व्यक्ति के मानसिक योग्यताओं एवं क्षमता का मापन करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। 1890 ईस्वी में आरबी कटल ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? 1890 ईस्वी में आरबी कटल ने एक पुस्तक लिखी थी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट में। ठीक, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, जिसमें सर्वप्रथम क्या किया था? उनने मानसिक परीक्षण का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम क्या किया था? मानसिक परीक्षण का प्रयोग किया था। याद रखिए मैंने क्या कहा। अगला पॉइंट देखिए। 1890 ईस्वी में आरबी कटल ने एक पुस्तक लिखी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया? मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। परीक्षा में यह आ सकता है कि मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आरबी कटल ने। आरबी कटल ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक हो गया, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, जिसमें उन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1890 ईस्वी में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न मानसिक शक्तियों एवं योग्यताओं का या क्षमता का मानसिक परीक्षण करना ही क्या कहलाता है? बुद्धि मापन कहलाता है। बुद्धि मापन का हम किसके द्वारा करते हैं? बुद्धि परीक्षण के द्वारा करते हैं। बुद्धि परीक्षण पर कार्य करने का सर्वप्रथम श्रेय किसे का दिया जाता है? विलियम वोंटो को दिया जाता है, जिन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की। यहीं से हमारा क्या है? बुद्धि का मनोवैज्ञानिक तरीके से मापन करना आरंभ हुआ। अगर क्वेश्चन परीक्षा में यह आता है कि बुद्धि परीक्षण पर कार्य करने का श्रेय सर्वप्रथम किसे दिया जाता है, तो किसे दिया जाएगा? विलियम वोंटो को। लेकिन अगर परीक्षा में यह आता है कि बुद्धि परीक्षण पर सफल कार्य किसने किया? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, तो क्या कहेंगे आप? बीने ने। ठीक हो गया, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। अगला हमारा टॉपिक है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कार्य तो किसने किया? विलियम वुंट ने। लेकिन बुद्धि का सफल परीक्षण किसने किया? बीने ने। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? बीने को कहा जाता है। बीने ने सन 1905 में साइमन के हेल्प से प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसे हम क्या कहते हैं? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी। इस परीक्षण में बीने ने मंद बुद्धि बालकों पर परीक्षण किया था, जिसके अनुसार उन्होंने मंद बुद्धि बालकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा था: जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि और मूढ़ बुद्धि। ठीक, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण
है। बीने सैमन क्या है? सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। उसके बाद बीने ने सन 1908 में बीने ने अपनी बुद्धि परीक्षण का पुनः संशोधन किया और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी? 59 कर दी। पहले कितनी थी? 30। ठीक, पहले कितनी थी? 30 थी। बाद में उन्होंने कितनी कर दी? 59। इसमें सन 1908 में बीने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। मानसिक आयु को हम क्या कहते हैं? मेंटल एज भी कहते हैं। याद रखना, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बीने ने। कब किया था? सन 1908 में। 1908 में मेंटल शब्द का प्रयोग किया था। मेंटल एज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बीने ने किया था। सन 1911 में बीने ने 1908 के बुद्धि परीक्षण पर पुनः संशोधन किया। बीने ने क्या किया? 1908 में दिए गए अपने बुद्धि परीक्षण में पुनः संशोधन किया, जिसमें 1908 में क्या कहता? बीने ने मेंटल एज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक, इसमें हम कह सकते हैं कि बीने ने अपने परीक्षण को कितने बार संशोधन किया? 2 बार। सबसे पहले 1908 और दूसरा 1911। 1908 में उन्होंने एक शब्द लाया। कौन सा शब्द लाया? मानसिक आयु का। ठीक हो गया, 1908 में। अब अगला परीक्षण, इसके बाद जो परीक्षण है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने सॉरी ये गलत हो रहा है, टर्मन ने ठीक 1916 में बीने द्वारा दिए गए बुद्धि परीक्षण का पुनः संशोधन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। इसमें उन्होंने प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी? 90। मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य करने का श्रेय किसे दिया जाएगा? विलियम वुंट को। लेकिन सफल परीक्षण किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने। इसलिए हम आधुनिक बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहते हैं? अल्फ्रेड बीने को कहते हैं। याद रखना, अगर क्वेश्चन में यह आता है कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य किसने किया, तो आप क्या कहेंगे? विलियम वुंट ने। अगर यह क्वेश्चन में यह आता है बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो आप क्या कहेंगे? अल्फ्रेड बीने ने। हमारा अगला टॉपिक है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू। बुद्धि का मापन करने के लिए आईक्यू शब्द का प्रयोग किया गया। सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को क्या कहा? बुद्धि लब्धि कहा। बुद्धि लब्धि शब्द का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये इसे समझते हैं। सन 1912 ईस्वी में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि शब्द का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बुद्धि लब्धि और कुछ नहीं बल्कि मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देने पर जो हमें संख्यानात्मक मान प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? किसी मनुष्य का बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू कहेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम 2 शब्दों पर विचार करते हैं। मानसिक आयु क्या होती है और वास्तविक आयु क्या होती है? मानसिक आयु क्या होती है? किसी बालक का बौद्धिक विकास उसकी समान आयु के बालकों की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन विधि को हम क्या कहते हैं? मानसिक आयु कहते हैं। अर्थात कि एक 10 साल का बच्चा है और वह अपने से बड़ी उम्र के बालकों का यानी कि 12 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के बालकों के स्तर तक प्रश्नों को हल कर रहा है, तो वह उसकी क्या कहलाएगी? मानसिक आयु। है तो वो कितने साल का? 10 साल का, लेकिन वो किस स्तर के बालकों का प्रश्नों का हल कर दे रहा है? 12 वर्ष के स्तर तक के बालकों का प्रश्न हल कर दे रहा है। तो यहाँ पर उसकी मानसिक आयु कितने की हो जाएगी? 12 वर्ष। और वास्तविक आयु कितनी होगी? 10 वर्ष। यानी कि वास्तविक आयु किसे कहते हैं? किसी बालक का रियल एज उस बालक की वास्तविक उम्र कहलाती है। यानी कि कोई बालक 15 वर्ष का है तो उसकी वास्तविक उम्र कितनी होगी? 15 वर्ष होगी। मैंने आपको कहा था बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि का मापन करना ही क्या कहलाता है? बुद्धि लब्धि कहलाता है। अर्थात बुद्धि का मापन करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो क्या कहलाता है? हमारा आईक्यू कहलाता है। आईक्यू शब्द का संप्रत्यय किसने दिया था? 1912 में। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न कौन थे? जर्मन
मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देने पर जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो हमारे क्या होगा? बुद्धि लब्धि होगा। मान लो किसी व्यक्ति की मानसिक आयु 12 है और उसकी वास्तविक आयु क्या है? 10 है, तो 12 में अगर हम 10 का भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 1.2 ईयर। ठीक, तो हमारा 12 में अगर हमने 10 का भाग दिया तो हमारा आंसर क्या है? 1.2, जो कि एक क्या है? दशमलव संख्या है। इसी आधार पर इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा दोष यही था कि यह फॉर्मूला क्या है? अपूर्ण फॉर्मूला है। क्योंकि इसका उत्तर क्या आता है? हमेशा दशमलव में आता है। ठीक 1916 में लुईस टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधन किया। किसका संशोधन किया? बुद्धि लब्धि का। किसने किया? टर्मन ने किया। मैंने क्या बताया था? विलियम स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू शब्द का कॉन्सेप्ट लाया। कौन लाया? विलियम स्टर्न। कौन था विलियम स्टर्न? जर्मन मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या कहा था? वास्तविक आयु और मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देने पर जो भी हमें संख्यानात्मक मान प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा? बुद्धि लब्धि कहलाएगा। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी? अगर हम मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग दे तो हमेशा आंसर किस में आ रहा था? दशमलव में आ रहा था। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सन 1916 में लुईस टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। वह सूत्र क्या था? बुद्धि लब्धि IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। मान लो किसी व्यक्ति की मानसिक आयु 12 है और उसकी रियल एज कितनी है? 10 है, तो उसका IQ कितना होगा? 12 में हम 10 का भागा देंगे इंटू 100 करेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा? 120 वर्ष। 120 आएगा, यानी कि उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 120। अगला जो हमारा टॉपिक है बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, यानी कि आईक्यू के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण। टर्नर और मेरिल के अनुसार बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 9 भागों में किया। इन्होंने क्या कहा? 140 से ऊपर जिसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ कितना होगा? 140 होगा। वो कौन सा बालक कहलाएगा? प्रतिभाशाली, जिसे हम जीनियस या गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं। 120 से 139 जिसकी IQ होगी वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? उत्कृष्ट। सॉरी, यहां पर गलत हो गया है। ये वेरी सुपीरियर यानी कि सुपीरियर कहलाएगा, यानी कि प्रखर। यहां पर गलत हो गया है, आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक हो गया। अगला 110 से 119 साल के बालकों जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से 119 होगी उसे क्या कहा? उत्कृष्ट बुद्धि यानी कि सुपीरियर। ठीक हो गया। 90 से 109 जिसकी IQ होगी उसे क्या कहा? औसत या सामान्य यानी कि एवरेज। ठीक। 80 से 90 जिसकी IQ होगी उसे क्या कहा? मंद बुद्धि। 70 से 79 उसे क्या कहा? सीमावर्ती मध्य बुद्धि या निर्बल बुद्धि। 50 से 69 जिसकी IQ होगी उसे क्या कहा? मूर्ख कहा। और 25 से 49 जिसकी IQ होगी उसे क्या कहा? मूढ़ बुद्धि कहा। ठीक। और 25 से नीचे जिसकी IQ होगी उसे क्या कहा? जड़ बुद्धि कहा। याद रखिएगा किसने दिया था ये? मेरिल और टर्मन ने IQ को कितने भागों में बांटा था? 9 भागों में बांटा था। 140 से मैंने क्या कहा? 140 से ऊपर उसने क्या कहा? प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस गिफ्टेड चाइल्ड। 120 से 139 उन्होंने क्या कहा? प्रखर। यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, प्रखर यानी कि वेरी सुपीरियर, अति उत्कृष्ट कह सकते हैं इसे।
वेरी सुपीरियर, ठीक हो गया। उसके बाद 110 से 119 उत्कृष्ट बुद्धि वाले, एक 90 से 109 तक औसत या सामान्य, 80 से 89 तक क्या, 80 से 89 तक क्या है, मंद बुद्धि, 70 से 79 तक सीमावर्ती मंद बुद्धि या निर्मल बुद्धि, 50 से 69 तक मूर्ख बुद्धि, 25 से 49 मूढ़ बुद्धि और 25 से नीचे जड़ बुद्धि। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, नोट करने वाली बात है नोट करने वाला पॉइंट है, टर्मन द्वारा निर्मित स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण 1916 में। टर्मन ने क्या कहा था, टर्मन द्वारा निर्मित स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिलब्धि, टर्मन द्वारा निर्मित स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण 1916 में 7 भागों में बांटा था। उसके बाद टर्मन ने मेरिल के साथ मिलकर 1937 में बुद्धिलब्धि को संशोधित कर 9 भागों में बांटा। यानी कि आपको मैंने पहले बताया था टर्मिल और मेरिल ने कितने दिया था, 9, लेकिन 1916 में प्रारंभ में कितने भागों में बांटा गया था, 7 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 7 भागों में। इन्होंने क्या करा, जो मूर्ख बुद्धि वाले बालक थे उनको 2 और भागों में बांट दिया। यानी कि टर्मन द्वारा निर्मित स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण 1916 में प्रारंभ में 7 भागों में बांटा गया था। उसके बाद टर्मन ने मेरिल के साथ मिलकर 1937 में बुद्धिलब्धि को 9 भागों में बांट दिया, ठीक हो गया। इन्हीं आधार पर हम कह सकते हैं कि 120 से 139 आईक्यू वाले क्या होते हैं, उत्कृष्ट बालक होते हैं। 80 से 89 वाले बालक क्या होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं। 70 से 79 वाले बालक क्या होते हैं, सीमावर्ती मंद बुद्धि या निर्मल बुद्धि वाले होते हैं। 50 से 69 वाले बच्चे क्या, बालक क्या कहलाते हैं, मूर्ख बुद्धि वाले कहलाते हैं। 120 से 139 आईक्यू वाले आईक्यू वाले बालक क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट बालक कहलाते हैं। अगला देखिए, भारत में बुद्धिलब्धि का परीक्षण। भारत में बुद्धिलब्धि का परीक्षण, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, डॉक्टर CH राइस ने। कब किया था, 1922 ईस्वी में। सर्वप्रथम भारत में बुद्धि परीक्षण पर कार्य करने का श्रेय या बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, डॉक्टर CH राइस ने, यानी कि चंद्रमोहन राइस ने, ठीक हो गया। कब किया था, 1922 ईस्वी में। इस परीक्षण का नाम उन्होंने क्या रखा था, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल उन्होंने बीने साइमन द्वारा दिया गया परीक्षण पर इन्होंने इसका नाम क्या रखा, हिंदुस्तान बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, या इसे क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी बीने साइमन परीक्षण कहते हैं। इसके बाद जलोटा ने 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। भारत में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, 1951 में किसने किया, जलोटा ने। सन 1953 में भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ये तो रही भारत की बात। अब देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। आखिर हम बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटे हैं। बुद्धि परीक्षण क्या होता है, आपको पता है बुद्धि परीक्षण क्या होता है, बुद्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण होता है जिसके माध्यम से हम किसी बालक के मानसिक शक्ति तथा योग्यताओं का मापन करते हैं, जिसे हम किसके हेल्प से करते हैं, IQ के हेल्प से करते हैं। बुद्धि को ही मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना, IQ माना। बुद्धि परीक्षण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरी होती है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होती है, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। सामूहिक, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, एक समय पर कई लोगों में जो परीक्षण किया जाता है उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को भी 2 भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर शाब्दिक क्या होता है, शाब्दिक का अर्थ सामान्यतः किसके लिए लिया जाता है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों के लिए, किसके लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। और अशाब्दिक किसके लिए लिया जाता है, अनपढ़ लोगों के लिए या पढ़े लिखे लोगों के लिए। इसे हम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या हो गया, एक समय में एक से अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या हो गया, एक समय में कई अनपढ़ व्यक्ति या पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए। हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण मैंने आपको पहले बताया था कितने प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को भी दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऐसे ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण को भी दो भागों में बांटा गया है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कई किताबों में बुद्धि परीक्षणों को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जाता था। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अनपढ़ व्यक्तियों पर किया जाता था। और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? जिसमें अनपढ़ और पढ़े लिखे व्यक्ति दोनों आते हैं, उसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। कहीं कहीं किताबों में अशाब्दिक को क्रियात्मक माना गया है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और वैसे ही अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिगत परीक्षण या सामूहिक परीक्षण। दोनों बात एक ही है। अगर मैं ऊपर देखूं तो मैंने ऊपर भी यही कहा है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। यहाँ पर इसने क्या कह दिया? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा और दूसरा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यहां मैंने क्या कहा है पहले वाले में? ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा है? दो। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिगत शाब्दिक। और नीचे क्या कहा है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को कितने में? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण एक तो यहां आ गया, और यहां देखिए सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, ये सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। बात एक ही है, या तो आप इसको देख सकते हैं या इसको देख सकते हैं। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता क्या है? एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत का अर्थ होता है इंडिविजुअल, यानी कि एक समय में हम केवल क्या करते हैं? एक व्यक्ति के बुद्धि का मापन करते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? जिसमें हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? एक समय पर अनेक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण, यानी कि एक समय में समूह बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक साथ समूह का लिया जाता है। एक समय में कई लोगों का बुद्धि का मापन किया जाता है या बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक हो गया। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। इस परीक्षण में हम भाषा तथा शब्दों का प्रयोग करते हैं। या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? इसमें पढ़े लिखे व्यक्तियों का बुद्धि का मापन किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? इसमें अनपढ़ व्यक्तियों का बुद्धि का मापन किया जाता है। अर्थात किसके द्वारा किया जाता है? चित्रों को दिखाकर या मूर्त पदार्थों का प्रयोग करके। अब सबसे पहले प्रकार में आते हैं हम व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? एक तो ये व्यक्तिगत है, यानी कि एक समय पर एक व्यक्ति के लिए, और शाब्दिक का मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन परीक्षणों में प्रश्नों को कई समूह होते हैं, बहुत सारे प्रश्न दिए जाएंगे। इन प्रश्नों को पढ़कर व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में आंसर देता है। और ऐसे परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसमें निम्नलिखित परीक्षण है जो इस प्रकार है। सबसे पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। अगर आपको परीक्षा में आता है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बीने साइमन ने आधुनिक बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? बीने साइमन को। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1905 में बुद्धि परीक्षण का प्रथम मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्माण किया। ठीक, उसके बाद उन्होंने संशोधन किया 1908 में। उसके बाद 1911 में इन्होंने दोबारा संशोधन किया। अगला देखिए स्टैनफोर्ड बीने स्केल। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने बीने के बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया। कब किया? 1916 में। ठीक, इसमें इन्होंने प्रश्नों की संख्या कितनी रख दी थी? 90 रख दी थी। ठीक हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या करा? दोबारा संशोधन किया टर्मर और मेरिल की सहायता से। ठीक हो गया। 1937 में स्टैनफोर्ड बीने स्केल 1916 में बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 7 भागों में। 1937 में कितने हो गए थे? 9 भागों में हो गए थे। मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं, 140 से ऊपर प्रतिभाशाली कहलाते हैं,
120 से 140 वेरी सुपीरियर, 100 से 120 सुपीरियर, 90 से 100 नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले कहलाते हैं, 80 से 90 मध्य बुद्धि, 70 से 80 निर्बल बुद्धि या फीबल माइंडेड कह लेते हैं, या 50 से 70 मूर्ख बुद्धि, 20 से 50 मूढ़ बुद्धि और 20 से नीचे जड़ बुद्धि। यानी कि स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो टर्मन और मेरिल ने 1937 में संशोधन किया था, उसमें बुद्धि को उन्होंने कितने भागों में बांटा? 9 वर्गों में बांटा। ठीक, अब देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, सामूहिक का अर्थ होता है समूह में। इस परीक्षण के माध्यम से हम एक साथ कई व्यक्तियों का समूह में परीक्षण कर सकते हैं। इसमें क्या होता था? पढ़े लिखे व्यक्तियों का समूह में हम परीक्षण कर सकते हैं। यानी कि सामूहिक का अर्थ तो हो गया समूह, शाब्दिक का अर्थ हो गया पढ़े लिखे व्यक्तियों में। अगर फॉर एग्जाम्पल इनमें निम्न परीक्षण है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट, पहला सबसे प्रसिद्ध मौखिक परीक्षण, वो भी समूह में। अब मैंने इससे पहले आपको बताया था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कौन सा था? सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऐसे ही सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा था? आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। इसके बारे में अभी मैं नीचे बताऊंगा। और अगला देखिए, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, व्यक्तिगत का मतलब ओनली फॉर वन पर्सन, यानी कि केवल एक व्यक्ति के लिए, एक समय में एक व्यक्ति के लिए। अशाब्दिक का अर्थ क्या होता है? अशाब्दिक का अर्थ होता है अनपढ़ व्यक्ति के लिए। अनपढ़ व्यक्ति, कहीं कहीं पर अशाब्दिक को क्रियात्मक भी कहा जाता है, जिसमें पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ दोनों आते हैं। ठीक हो गया। इसमें जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? प्रदर्शन कार्य होता है, यानी कि प्रदर्शन के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से हम इस कार्य को करते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों में शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? संकेत आकृति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इस परीक्षण को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी कि हम इस परीक्षण को किसके द्वारा कहते हैं? परफॉर्मेंस के आधार पर करते हैं। इस प्रकार परीक्षणों एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। इसमें कुछ परीक्षण, जैसे कि वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, दूसरा है भाटिया बैटरी या भाटिया निष्पादन परीक्षण, जिसमें भाटिया बैटरी या भाटिया निष्पादन परीक्षण को 5 उप परीक्षणों में बांटा गया। कोह ब्लॉक आकृति परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण या तात्कालिक स्मृति परीक्षण। इसमें जो 2 पहले हैं ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किए गए, लेकिन भाटिया ने क्या किया? इन दोनों को भी सम्मिलित किया अपने परीक्षण में। इसलिए भाटिया बैटरी या भाटिया निष्पादन परीक्षण को कितने उप परीक्षणों में बांटा जाता है? 5 उप परीक्षणों में बांटा जाता है। पिछली बार एलटी उत्तराखंड में यह क्वेश्चन आ चुका है। क्या आया था? भाटिया बुद्धि परीक्षण को कितने उप परीक्षणों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 5। नंबर 1 कोह ब्लॉक आकृति परीक्षण, नंबर 2 अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण, नंबर 3 पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, नंबर 4 चित्र पूर्ति परीक्षण या नंबर 5 तात्कालिक स्मृति परीक्षण। मैंने क्या कहा? पिछली बार उत्तराखंड एलटी में, यानी कि सहायक अध्यापक की परीक्षा में भाटिया, यह क्वेश्चन आ चुका है कि भाटिया बैटरी या भाटिया निष्पादन परीक्षण कितने उप परीक्षणों में बांटा गया है? 5 उप परीक्षणों में। इसमें जो 2 पहले के 2 हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए। ठीक, और इन्हीं 2 को मिलाकर उन्होंने, भाटिया ने क्या है, अन्य 3 और दिए। टोटल कितने हो गए? 5 उप परीक्षण हो गए। अगला देखिए, इसका मतलब ये क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के एग्जाम्पल हैं ये। कौन कौन से परीक्षण इसमें हुए हैं या कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से परीक्षण दिए हैं? स्पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। अगला देखिए, ड्राइंग ए मैन परीक्षण। ये सब क्या है? एक व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि एक बार में एक व्यक्ति का परीक्षण। ठीक हो गया। अगला देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक, सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक का अर्थ क्या होता है? समूह में। अशाब्दिक का अर्थ होता है अनपढ़ व्यक्तियों के लिए या
कहीं कहीं पर इसको क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था क्रियात्मक, यानी कि पढ़े लिखे। इसमें क्या आते हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों आते हैं। इस प्रकार हम इस बुद्धि परीक्षण को क्या कहते हैं, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों में शब्दों एवं भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार के परीक्षणों में शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं होता। इन परीक्षणों में एक साथ कई लोगों पर परीक्षण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके जो परीक्षणों के एग्जाम्पल है वो देख लीजिए, फिर इनको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। नंबर 1 है आर्मी बीटा परीक्षण। नंबर 2 है शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। नंबर 3 है कैटल का संस्कृति स्वतंत्र बुद्धि परीक्षण। अगला है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब हम इन परीक्षणों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है तुम्हारा आर्मी अल्फा परीक्षण। आखिर आर्मी अल्फा परीक्षण है क्या, किसके लिए यह प्रयोग किया जाता है? आर्मी अल्फा परीक्षण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले तो इसके प्रतिपादक कौन थे, यानी कि इसके जनक कौन थे? इसके जो जनक थे वो थे आर्थर एस ओटिस। आर्मी अल्फा परीक्षण के जनक कौन थे या प्रतिपादक कौन थे? आर्थर एस ओटिस। क्वेश्चन आ सकता है आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? आप क्या कहेंगे? आर्थर एस ओटिस। ठीक हो गया। इस परीक्षण का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय में किया था। क्यों किया गया था? मैंने पहले ही बताया था। आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, आप देखिए ऊपर देखिए। आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है? एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक का मतलब समूह में, ग्रुप में होता है। शाब्दिक का मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए। इसलिए और आर्मी अल्फा परीक्षण याद रखिएगा, नोट करिएगा। आर्मी अल्फा परीक्षण पहला सबसे प्रसिद्ध मौखिक समूह परीक्षण है, यानी कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण सबसे पहला कौन है? आर्मी अल्फा परीक्षण। इसमें क्या किया गया था? यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक। इस परीक्षण में क्या हुआ था? अमेरिका के सेना में अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति एवं अंग्रेजी पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग के सैनिकों के चयन हेतु, यानी कि अमेरिकन सेना में अधिकारी वर्ग और सैनिकों का चयन इस परीक्षण के माध्यम से किया गया। अगला देखिए आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। ये सबसे पहले क्या था? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि समूह में किया गया था और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। याद रखिएगा आर्मी अल्फा परीक्षण क्या था? एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आर्मी अल्फा परीक्षण एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला देखिए, अगला जो हमारा परीक्षण आता है वो है आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण ये भी हमारा क्या कहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। ठीक हो गया। यह परीक्षण किसके लिए होता है? यह परीक्षण क्या है? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि समूह में तो होता है लेकिन किसके लिए होता है? अनपढ़ों के लिए यह परीक्षण प्रतिपादक। इसके भी जो प्रतिपादक या जनक थे वो कौन थे? आर्थर एस ओटिस। याद रखिएगा आर्मी अल्फा परीक्षण किसके लिए था? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन कहलाता है? आर्मी बीटा परीक्षण। दोनों के नाम लग तो सेम रहे, जैसे आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, लेकिन आर्मी अल्फा किसके लिए होता है? पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए और समूह में दिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आर्मी शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और आर्मी बीटा किसके लिए होता है? अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, यानी कि परीक्षण समूह यह सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगला जो हमारा परीक्षण है वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। वेस्लर वैल्यू या वैल्यू लिखा होगा कहीं पर, बात एक ही है, पढ़ने में आपको आ जाएगा। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। वेस्लर कौन थे? एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक हो गया। और वैल्यू क्या था? एक चिकित्सालय का नाम था। ठीक हो गया। इसलिए इस परीक्षण का नाम क्या रखा गया? वेस्लर वैल्यू, क्योंकि इन्होंने इस चिकित्सालय में इस परीक्षण का अध्ययन किया। यह जो परीक्षण है सबसे याद रखना, यह परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? वयस्कों के बुद्धि मापन के लिए। 1939 में एक स्केल बनाया गया जिसे हम वेस्लर वैल्यू स्केल भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1939 में वेस्लर ने एक स्केल का निर्माण किया जिसे हम वेस्लर वैल्यू स्केल कहते हैं। इसके अंतर्गत कितने टेस्ट थे या कितने
टेस्ट थे, 10 टेस्ट थे। 5 तो इसमें वर्बल थे, यानी कि 5 मौखिक रूप से कहा जा सकता है, और 5 क्या थे, क्रियात्मक यानी कि परफॉर्मेंस द्वारा। ठीक हो गया। 1955 में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। 1955 में, दूसरा पॉइंट इसी में, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण में 1955 में इसका नाम संशोधित करके क्या रख दिया गया, WAIS। W स्टैंड फॉर वेस्लर, A स्टैंड फॉर अडल्ट, I स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस एंड T स्टैंड फॉर टेस्ट। ठीक हो गया। यानी कि WAIS नाम दिया गया जिसे हम वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, जिसमें कितने टेस्ट थे, याद रखिएगा, जिसमें कितने टेस्ट थे, 11 टेस्ट थे, जिसमें से 6 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस टेस्ट थे। अगला पॉइंट देखिए, 1949 में, ठीक हो गया। 1955 में तो इसका नाम संशोधित कर दिया गया। 1949 में 6 वर्ष से 16 बच्चों के लिए भी वेस्लर ने, पहले तो इसने वयस्कों के लिए रखा था, उसके बाद 1949 में इसने 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया, जिसे इसने क्या कहा, वेस्लर इंटेलिजेंस फॉर चाइल्ड, वेस्लर इंटेलिजेंट टेस्ट फॉर चाइल्ड के नाम से क्या जाना जाता है। ठीक हो गया। वेस्लर इंटेलिजेंट टेस्ट फॉर चाइल्ड, वेस्लर इंटेलिजेंट टेस्ट फॉर चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसने 1967 में 4 से 7 वर्ष के बालकों के लिए भी एक परीक्षण का निर्माण किया, जिसे वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस कहा गया। ठीक हो गया। यह परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक, याद रखिएगा, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के विशेषताओं का मिश्रण है, जिसे व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मैंने कहा था कि अशाब्दिक को कभी कभी क्या कहते हैं, क्रियात्मक भी कहते हैं, जिसमें क्या है, पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी लिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तो कहते हैं। साथ ही साथ यह क्या होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षणों का मेल है। ठीक हो गया। याद रखिएगा, वेस्लर वैल्यू परीक्षण मैंने बता दिया है। वेस्लर वैल्यू परीक्षण क्या होता है, इसमें सन 1939 में वेस्लर ने एक वेस्लर वैल्यू स्केल का निर्माण किया था, जिसमें इसने वयस्कों की बुद्धि का मापन किया था। इस टेस्ट को उसने कितने भागों में, इस टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट रखे थे, इस परीक्षण के अंदर उसने कितने टेस्ट रखे थे, 10 टेस्ट रखे थे, 5 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस थे। वेस्लर क्या था, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था। वेलव्यू क्या था, एक चिकित्सालय का नाम था। ठीक हो गया। 1955 में वेस्लर ने अपना, इसका नाम वेस्लर वैल्यू स्केल का नाम चेंज करके क्या कर दिया, वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक हो गया, जिसमें 11 टेस्ट थे, 6 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस। उसके बाद इसने 1949 में बच्चों के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने वयस्कों के लिए रखा, लेकिन 1949 में उन्होंने छोटे बच्चों के लिए भी यह टेस्ट रखा। 1949 में उन्होंने कितने वर्ष के बच्चों के लिए रखा था, 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए रखा था। इसमें क्या रखा था उन्होंने, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, वेस्लर इंटेलिजेंट टेस्ट फॉर चाइल्ड नाम दिया। 1967 में 4 से 7 वर्ष के बालकों के लिए भी उन्होंने एक परीक्षण का निर्माण किया, जिसे वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस का नाम दिया। याद रखिएगा, यह परीक्षण क्या है, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों है, जिसे व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तो कहते ही हैं। कई बार मैंने कहा था कि अशाब्दिक को क्रियात्मक भी कहते हैं, क्रियात्मक में पढ़े लिखे व्यक्ति भी आते हैं, इसलिए से शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। मैंने क्या कहा था, 1949 में 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए वेस्लर ने वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चाइल्ड का निर्माण किया था। वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चाइल्ड का, इसमें भी कितने टेस्ट थे, इसमें टोटल 12 टेस्ट थे, 6 वर्बल और 6 परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। अगला देखिए, 1967 में मैंने क्या कहा था, 4 से 7 वर्ष के बालकों के लिए वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल का निर्माण किया था। इसमें कितने टेस्ट थे, 11 टेस्ट थे, जिसमें से 6 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस थे। ठीक हो गया। अगला देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखते हैं। भाटिया, अगला जो हमारा परीक्षण है, भाटिया बैटरी या भाटिया निष्पादन परीक्षण। ठीक हो गया। भाटिया बैटरी या भाटिया निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं। और मैंने इसमें बताया था, इसमें एलटी उत्तराखंड के पेपर में पिछली बार यह क्वेश्चन आ चुका है। क्या आया है वो देखते हैं। वर्ष 1953 में प्रोफेसर CM भाटिया यानी कि चंद्र मोहन भाटिया, ठीक हो गया, ने एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसमें उन्होंने कितने उप परीक्षण रखे, इसमें उन्होंने कुल 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण रखे। ठीक हो गया, 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण रखे। तथा इसे क्या कहा जाता है, भाटी बैटरिया परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगला जो हमारा परीक्षण है वो क्या है,
भाटिया बैटरी या भाटिया निष्पादन परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण कब किया था? 1953 में हुआ था। किसने किया था? प्रोफेसर CM भाटिया यानी कि चंद्रमोहन भाटिया ने। ठीक हो गया। इसमें कुल कितने उप परीक्षण थे? इसमें निम्नलिखित 5 उप परीक्षण थे। सबसे पहला था कोह ब्लॉक आकृति परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण या चित्र पूर्ति परीक्षण। अगला तात्कालिक स्मृति परीक्षण। ठीक हो गया। ठीक हो गया ना। अब सबसे पहले हम इन्हीं के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। कोह ब्लॉक आकृति परीक्षण। कोह ब्लॉक आकृति, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, इसमें इसके प्रतिपादक का नाम पूछ सकता है, इसलिए हम इसके प्रतिपादक का नाम पढ़ते हैं। कोह ब्लॉक आकृति परीक्षण। इस परीक्षण का प्रतिपादक किसको माना जाता है? सैमुअल सी कोहज को। सैमुअल सी कोहज को। इसमें इसने क्या किया था? एक डब्बा लिया था, ठीक, जिसमें 16 घन देख रहे होंगे आप, यहाँ पर पड़े हैं ये छोटे छोटे जो क्यूब बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 इसने घनों की संख्या, मतलब इसमें जो घन इसने जो क्यूब लिए थे वो कितने लिए थे? 16 लिए थे। ठीक हो गया। 16 क्यूब लिए थे। इसमें इसने क्या करता? इसमें एक कार्ड दिया जाता था, उस कार्ड में जो चित्र होगा उस चित्र को बनाने की कोशिश की जाती थी। किसके माध्यम से? इन घनों के माध्यम से। ठीक हो गया। याद रखना, कोह ब्लॉक आकृति परीक्षण का प्रतिपादक कौन था? सैमुअल सी कोहज था। ठीक हो गया। इसमें घनों की संख्या कितनी थी? 16 थी, जिसमें एक तरफ लाल, एक तरफ नीला, एक तरफ सफेद था। ठीक हो गया। एक तरफ तो लाल था, एक तरफ नीला था और एक तरफ सफेद था, एक तरफ पीला भी था और एक तरफ नीला पीला, ठीक, और एक तरफ लाल और सफेद था। ठीक। अलेक्जेंडर का पास एलोंग टेस्ट। अलेक्जेंडर का पास एलोंग टेस्ट। यह परीक्षण 7 से 20 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए किया गया था। यह परीक्षण किसके लिए किया गया था? 7 से 20 वर्ष की आयु के लिए किया गया था। इस परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? WP अलेक्जेंडर थे। ठीक हो गया। इसमें जो कार्ड थे, मतलब जो चित्र, जैसे ये एक कार्ड है, ठीक हो गया, ऐसी 8 कार्ड और थे। इसमें क्या होता था? एक डब्बा होता था जिसमें एक यह कार्ड दिया रहता था। हमें इन जो हमें ये पार्ट बने हैं, यहाँ पर देखिए कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर जो 7 पार्ट बने हैं उसके माध्यम से हमें इस चित्र को लाना पड़ता था। जो हमें कार्ड दिया होगा, कार्ड में जो चित्र दिया होगा उस तरह लाना पड़ता था। हम क्या करते थे? इसमें इनको किसी को ऊपर या किसी को इधर खिसका के या किसी को इधर खिसका के, किसी को इधर खिसका के, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करके हम इस तरह का चित्र बनाते थे। याद रखना, अलेक्जेंडर का पास एलोंग टेस्ट। इसका निर्माण किसने किया था? WP अलेक्जेंडर ने किया था। कितने वर्ष के बालकों के लिए? 7 से 20 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक हो गया। अगला देखिए, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। ठीक हो गया। ये परीक्षा हो रखा है, परीक्षण आप कर लेना। यह एक ऐसा परीक्षण है जिसमें प्रत्येक पर 8 कार्ड होते थे, जिसमें एक विशेष रूप है जिसमें इसमें क्या होता था? कार्डों की संख्या कितनी होती थी? 8 होती थी। ठीक हो गया। जिसमें एक विशेष रूप का बना होगा। ठीक है। इस फॉर्म को देख के, मतलब इस कार्ड में जो भी बना होगा उसको देखने के बाद विशेष रूप से एक पैटर्न का जो आंकड़ा होता था उसके खींचना पड़ता था। जैसे मान लो एक फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का है। ठीक है। ये है, ठीक, ये है, ठीक, ये बना हुआ है। इस आकृति ये मान लो ये कार्ड है। ठीक हो गया। ऐसे ही 8 कार्ड बने होंगे। तो इस कार्ड के माध्यम से हमें बिना पेंसिल उठाए हुए, यहाँ पर तो मैंने उठा दिया है, बिना पेंसिल उठाए हुए, ठीक हो गया, बिना पेंसिल उठाए हुए यह आकृति बनानी होती थी। ठीक हो गया। चित्र पूर्ति परीक्षण। आखिर चित्र, अगला देखिए चित्र पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या होता था? इसमें अलग अलग टुकड़ों में कटे हुए 5 चित्र होते थे। प्रत्येक चित्र के टुकड़ों को आपस में जोड़कर पूरा चित्र बनाया जाता था। जो बालक शीघ्र, यानी कि इसमें जो चित्र होते थे, चित्रों की संख्या, चित्रों को कितने टुकड़ों में बांटा जाता था? 5 टुकड़ों में बांटा जाता था और इन टुकड़ों को जोड़कर बालक के बुद्धि का मापन किया जाता था। जो बालक जितने जल्दी चित्र को पूरा करता था उसकी बुद्धि उतनी तीव्र मानी जाती थी। इसमें जो है मेनली क्या है? उसकी कल्पना शक्ति या तत्परता की जांच होती है। तात्काल स्मृति।
तात्काल स्मृति परीक्षण। देखिए आप नाम से पता चल रहा होगा, स्मृति का मतलब मेमोरी हो गया, ठीक हो गया, एक तरह की मेमोरी, ठीक हो गया। तात्काल मतलब तुरंत, यानी कि इस प्रकार की स्मृति, इस प्रकार के परीक्षण में हम क्या है, जो चीज बच्चों को सिखाते थे उसको उसी वक्त तुरंत उसका क्या कराते थे, स्मरण कराते थे या दोहराते थे। जैसे फॉर गिनती, आप गिनती देख लीजिए 1 से लेकर 10 तक, ठीक हो गया। मान लीजिए यह छोटे बालकों के लिए क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण था। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसी 10 तक, ठीक हो गया। जैसे हमने पहले उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पढ़ाया, उसके बाद हमने इसको क्या है उल्टे से 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1 करके बढ़ाया, यानी कि एक मिनट, क्या हो गया, इस प्रकार के स्मृति, एक मिनट, हाँ, हमारा जो अगला परीक्षण है वो है तात्कालिक स्मृति परीक्षण। इस प्रकार की स्मृति से तात्पर्य विषय वस्तु को सीखने के उपरांत तत्काल दोहराया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बच्चों को ABCD सिखा रहे हैं A to Z तक, तो हम क्या कहते थे, उन्हें रिवाइज कराते थे, बार बार उनको दोहराते थे ABCD करके, ठीक हो गया, यानी कि रिवीजन कराते थे। इसे क्या कहते थे, तात्काल स्मृति परीक्षण। मैंने आपको भाटिया परीक्षण या भाटिया निष्पादन परीक्षण के बारे में बता दिया है, जिसमें क्या थे, 5 उप परीक्षण थे। सबसे पहला परीक्षण कोहो ब्लॉक आकृति परीक्षण, जिसका प्रतिपादक कौन था, सैमुअल C. कोहस था। उसके बाद हमारा अलेक्जेंडर का पास एलोंग टेस्ट, जिसका प्रतिपादक कौन था, WP अलेक्जेंडर था, ठीक हो गया। अब हमारा जो अगला टेस्ट है वो है भूल भुलैया परीक्षण। याद रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट इतना कुछ नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट इनके प्रतिपादक कौन थे, यानी कि इनके जनक कौन थे, ठीक हो गया। सबसे पहले अब हम जो परीक्षण पढ़ रहे हैं वो है भूल भुलैया परीक्षण। इसे या तो इसे पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण भी कहते हैं, यानी कि इसके जो जनक थे वो कौन थे, पोर्टियस, SD पोर्टियस थे। कब किया था इन्होंने, 1932 में। किसके लिए किया गया था, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। उन्होंने क्या करता, एक इस प्रकार का भूल भुलैया का निर्माण किया था, जिसमें क्या है, एक तो क्या है, एक तो एंट्री होती थी, यहां से मान लो यहां से एग्जिट है, ठीक हो गया, यहां से एग्जिट है, तो बच्चों को यहां से जाना पड़ता था और कहाँ निकलना पड़ता था, एग्जिट की ओर, ठीक हो गया, एग्जिट की ओर बिना पेंसिल उठाए हुए। जो बच्चा जितने जल्दी इस टेस्ट को पास करता था उसकी बुद्धि उतनी तीव्र मानी जाती थी, ठीक हो गया। अगला देखिए, सैगविन का आकार फलक परीक्षण। क्या है, सैगविन का आकार परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, यानी कि इसको कहीं कहीं पर आकार फलक परीक्षण भी कहते हैं, यानी कि आकार फलक परीक्षण किसने दिया था, सैगविन ने दिया था। इस परीक्षण को सामान्य रूप से मंद बुद्धि बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी ही एक परीक्षण सैगविन ने तैयार की थी, यानी कि इस परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे, सैगविन थे। इस परीक्षण में लकड़ी का एक पटल होता था, मान लो ये है एग्जाम्पल मैंने दिखाया है आपको नीचे, ये लकड़ी का एक पटल है जिसमें क्या है, विभिन्न आकार के टुकड़े बने हैं, और इन टुकड़ों को, इन आकार के जो टुकड़े बने हैं उनके गैप में भरना पड़ता था। जैसे फॉर ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल को ये ट्राइंगल की जगह में ही भरेगा, ठीक हो। यह जो परीक्षण है, सर्वप्रथम यह जो परीक्षण है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए होता था। अगला जो परीक्षण हमारा रेवेन का प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण। इस परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, इस परीक्षण का प्रतिपादक JC रेवेन द्वारा सन 1938 में किया गया था। इस परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, JC रेवेन ने। कब किया था, 1938 में। यह एक क्या है, अशाब्दिक क्षमता परीक्षण है, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, अमूर्त तर्क का आकलन करने के लिए करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस परीक्षण का निर्माण हम किसके लिए किया गया था, अमूर्त तर्क और तरल बुद्धि का मापन करने के लिए किया गया था। इसमें कुल कितने कितने बहुविकल्पी प्रश्न थे, इसमें कुल 60 बहुविकल्पी प्रश्न थे। रेवेन ने इन परीक्षणों को निम्नलिखित 3 श्रृंखला में बांटा। नंबर 1 मानक प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, नंबर 2 रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, नंबर 3 उन्नत प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। मानक प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किसके लिए था, 6 से 16 वर्ष के बालकों के लिए। ये कितने वर्ष के बालकों के लिए था, 6 से 16 वर्ष के बालकों के लिए।
रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कितने वर्ष के बालकों के लिए था? ये था 5 से 11 वर्ष के बालकों के लिए। और उन्नत उन्नत प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किसके लिए था? उन्नत प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस वयस्कों और किशोरों के लिए था। वयस्क और किशोरों के लिए था। मानक प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कितने वर्ष के लिए था? 6 से 16 वर्ष के लिए। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कितने वर्ष के लिए था? 5 से 11 वर्ष के लिए। और उन्नत प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कितने वर्ष के लिए था? 5 किशोर या वयस्कों के लिए। ठीक हो गया। इस परीक्षण में क्या होता है? इस परीक्षणों में कुछ आकृति दी रहती थी। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है मैंने, ये आकृति दी है। जैसे फर्स्ट में देखिए, इस स्क्वायर में फर्स्ट में ब्लैक है, फिर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और सेकंड में आ रहा है, फिर थर्ड में आ जा रहा है। दूसरे में देखिए, सर्किल में फर्स्ट में ब्लैक है, फिर सेकंड में ब्लैक है और थर्ड में ब्लैक है। ऐसी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ अब थर्ड में देखिए, यहाँ फर्स्ट में घूम रहा है, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो सेकंड में आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। इस आधार पर हम बच्चों के बुद्धि स्तर का पता लगाते थे। ठीक हो गया। अगला परीक्षण देखिए। यह परीक्षण याद रखें, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। यह क्या है? अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कैसा परीक्षण है? अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगला देखिए, शिकागो का अशाब्दिक परीक्षण। यह 6 वर्ष की आयु से लेकर वयस्कों तक के लिए था, लेकिन यह उपयोगी किसके लिए सिद्ध हुआ? 13 साल के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 से 13 वर्ष के बालकों के लिए यह परीक्षण था। अगला देखिए, कैटल का स्वतंत्र बुद्धि, इसे संस्कृति स्वतंत्र बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। कैटल का स्वतंत्र बुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? कैटल। कब किया था? 1949 में। ठीक हो गया। अगला देखिए, ड्राइंग ए मैन परीक्षण। ड्राइंग ए मैन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? गुड एनफ ने।